एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो फ्रेज है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये किससे रिलेटेड है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन मतलब क्या? जो सभी में कॉमन है। एक ऐसा प्रॉब्लम जैसे कि कोविड-19 सभी कंट्रीज में कॉमन था, ऑल कंट्रीज सफर्ड विद द कोविड-19, लेकिन सारी कंट्रीज के जो है क्या थे कि डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी अपने अपने कंट्रीज में उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो ठीक इस तरह से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि प्रॉब्लम सबका कॉमन है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी सबके अलग अलग है। तो आखिर ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है आपका 1992 से, जब आपका फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, जब आपका फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। और ये फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। और ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, राइट। तो यहाँ पर पहली बार जब फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, अर्थ को लेकर, ग्लोबल कंसर्न को लेकर के कि हमें आगे क्या करना है, तब इस पर्टिकुलर प्लेस में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट आया। अब बात आती है कि आखिर ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों आया है? दैट देयर वाज अ डिफरेंसेस इन द अप्रोच। क्या है कि जितने भी कंट्रीज है, हर कंट्री का चीजों को देखने का तरीका अलग है। देयर वाज अ डिफरेंसेस इन द अप्रोच टू एनवायरनमेंट बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ एंड द कंट्रीज ऑफ द साउथ। अब कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ और कंट्रीज ऑफ द साउथ, इसका क्या मतलब है? तो कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ इज एक्चुअली रिलेटेड विद ग्लोबल नॉर्थ। कंट्रीज ऑफ नॉर्थ का मतलब ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज, और आपका कंट्रीज ऑफ साउथ का मतलब जो पूरी तरह से ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है। अब ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में क्या देखने के लिए मिल रहा है? ग्लोबल नॉर्थ का मतलब है कि वो सारे कंट्रीज जो कैसी है, दे आर रिच एंड व्हाट डेवलप्ड कंट्रीज। ये कैसी है? रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज है, राइट। और वहीं पर आपके ग्लोबल साउथ जो है कंट्रीज, दे मोस्टली न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। और ये आखिर किसके पार्ट है? दे आर द पुअर इन नेचर एंड दे आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये कैसे कंट्रीज है? दे आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, ठीक है। तो आखिर एनवायरनमेंट को देखने के लिए एनवायरनमेंट की तरफ जो है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का डिफरेंट अप्रोचेस है। तो आखिर ये डिफरेंट अप्रोचेस इस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्यों है? कि आखिर नॉर्थ का अप्रोच अलग होगा, साउथ का अप्रोच अलग होगा, क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि ये कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि नॉर्थ अलग साउथ अलग? तो उसी पर हम आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ, तो ऑलरेडी मैंने बताया रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ want to discuss the environment issues as it stands now. Now means here what? Now का मतलब यहाँ बच्चों आज का now नहीं है, बल्कि ये 1992 में जब आपका अर्थ समिट हुआ था उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि 1992 में एनवायरनमेंट जिस प्रॉब्लम में आकर के खड़ा हुआ है, ओजोन लेयर में होल दिख रहे हैं और उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो एटमॉस्फेयर को पार करते हुए हमारे अर्थ के अंदर एंटर करते चले जा रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आने वाले टाइम पे रेज होने वाले हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है नॉर्थ के, दे वांट टू डिस्कस दोज एनवायरमेंटल इश्यूज जो कि 1992 में स्टैंड हुए थे, और उसी रूप में एंड वांट एवरीवन कि 1992 में ये जो प्रॉब्लम आके एनवायरनमेंट का खड़ा हुआ है, एवरीवन टू बी इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। तो इन्होंने कहा कि हम सभी की ये इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस धरती को हमको बचाना है, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ ने भी कहा भाई बात तो सही है, इस धरती को हम सबको बचाना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ सच में हम सबकी इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है? तो अब बात आती है कि आखिर ग्लोबल साउथ ने ऐसी बात क्यों कही कि इस धरती को बचाने में कि हम सबकी क्या सच में इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है? तो फिर वापस चले जाते हैं आपके कौन से सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो बच्चों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। डेवलप्ड कंट्रीज में आपका क्या हो रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज में आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही क्या हो रहा है कि आपका जो CFC गैसेस, ये जो ग्लोबल वार्मिंग करने वाले गैसेस,
ये एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, जहां पर हमने एनवायरनमेंट के सेफ्टी नॉर्म्स को कभी भी अपने सामने इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि आने वाले टाइम पे ऐसा कोई चैलेंजेस आ सकता है। तो जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्लोबल नॉर्थ में शुरू हुआ था और वहां से पॉल्यूशन सबसे ज्यादा निकला, तो ग्लोबल साउथ जो कि एक्चुअली 1940s के टाइम पे कई सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनती है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बनती है, और 1940s 50s 60s तक तो इन कंट्रीज में इंडस्ट्रीज तो एकदम ना के बराबर है। ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पॉवर्टी से भरा हुआ है, इलिटरेसी है यहाँ पर, इतने सारे मेजर चैलेंजेस, और इनके सारे जो रिसोर्सेस है उसको तो ड्रेन करके कौन लेके चले गए? यूरोपियन पावर्स, जिन लोगों ने इनको अपनी कॉलोनी बना के रखी थी। तो अगर इनके पास कुछ है ही नहीं, तो हाउ दे आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल चैलेंज? दिस वाज द इशू रेज्ड बाय द ग्लोबल साउथ कंट्रीज। we are ready, we are agree that this is the environmental problem, but we are not equally responsible because the problem created by you means here who? You means यहाँ पर ग्लोबल नॉर्थ है, डेवलप्ड कंट्रीज है, जो पहले इंडस्ट्रियलाइज हुई है, जो 200 सालों से इस एनवायरनमेंट पे पॉल्यूशन फैला रही है, and you are saying now that the third world countries are equally responsible for that? No, right? तो ये डिबेट यहाँ पर हुआ था। The developed countries of the north want to discuss environmental issues at its stand now and want everyone to be what? To be equally responsible. Equally responsible for what, बच्चों? Equally responsible for the ecological conservation. And the countries of the south felt that degradation in the environment. Degradation मतलब जो environment का condition जो खराब हुआ है, is the creation of what? It is the creation of developed countries, so they should take more responsibility. इसलिए ये उनको ज्यादा responsibility लेना है, उनको अपने कार्बन कट आउट ज्यादा करने हैं, उनको अपनी इंडस्ट्रीज को देखना है कि चेक करना है कि कौन से ऐसे मेजर्स अपनाने हैं जिससे एनवायरनमेंट को हम सुरक्षित कर पाए, राइट? तो ये था आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज कि ग्लोबल नॉर्थ जहां पर कहता है 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट में कि भाई हम सब इक्वली रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन ग्लोबल साउथ ने माना कि यस टुडे देयर इज अ मेजर कंसर्न, मेजर इशू ऑफ एनवायरनमेंट, हम सबको जिम्मेदारी लेनी है, बट वी आर नॉट इक्वली रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने तो इंडस्ट्रीज अभी बनाने शुरू किए, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट? हमने इंडस्ट्री सब तक हमारा वो इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं हुआ हमारा देश पूरी तरह से, सो व्हाई वी आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल? So global north is mostly responsible, and these debate and these argument was accepted where in Rio Declaration of 1992, and as per this principle means what? Common but what? Common but differentiated responsibility. Common but what? Differentiated responsibilities को लेकर के जो है that is the principle, all countries should act to protect the climate on the basis of equality and in accordance with their common but differentiated responsibility, कि हम सभी को कंट्रीज को जो है एक्ट करना है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, लेकिन सबको अपनी अपनी कैपेसिटी से, और इसमें जो है ग्लोबल साउथ जो है इक्वली रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ग्लोबल नॉर्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसीलिए ग्लोबल नॉर्थ को ज्यादा इसे लेकर चलना पड़ेगा, ग्लोबल नॉर्थ को बहुत ज्यादा अपने ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाले जितने भी गैसेस है उसमें कट करने पड़ेंगे, कार्बन इमिशंस पे कट करने पड़ेंगे ताकि एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, so this was common but differentiated responsibilities.